नमस्कार, स्वागत है बनारसी किस्से के ताजा एपिसोड में। आज मैं आपको सुनाऊंगा कि विश्वनाथ की काशी में जगन्नाथ का आगमन कैसे हुआ। बड़ी रोचक कहानी है। इससे पहले कि मैं इस कहानी की तरफ चलूं, मैं आपसे ये चर्चा करना चाहूंगा कि इसका औचित्य क्या है। बनारसी किस्से में विश्वनाथ की नगरी में जगन्नाथ के आने की कहानी सुनाने की वजह क्या है। बहुत खास वजह है। ये जो कालखंड है, ये महापरिवर्तन का कालखंड है। इस कालखंड में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो एक दृष्टि से ये कह सकते हैं कि बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। ये सारे परिवर्तन एक साथ दृष्टिगत होंगे। वो कौन कौन से परिवर्तन हैं, क्या हैं, उनकी तरफ मैं विस्तार से चलूंगा। तो जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे परिवर्तन एक साथ हो रहे हैं। इनमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो है मंदिर के नए कलेवर में लाए जाने का संकल्प। 236 वर्ष पुराना जगन्नाथ मंदिर बिल्कुल नए कलेवर में आने को है। इसकी भव्यता अलग ही श्रेणी में जाएगी। मैं इन सारी बातों की तरफ आपको ले चलूं, उससे पहले मैं थोड़ा अतीत की यात्रा करना चाहता हूँ। तो मैं आपको ले चलना चाहता हूँ उस तरफ, आदि शंकराचार्य की तरफ। सुदूर दक्षिण भारत से पद यात्रा करते हुए संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकल्प लेकर आदि शंकराचार्य जब पुरी पहुंचे, तो वहां भगवान शंकराचार्य ने सिर्फ मठ की ही स्थापना नहीं की, उन्होंने एक और महान कार्य किया जिसकी प्रतीक्षा सनातन को लंबे समय से थी। आदि शंकराचार्य भगवान ने अपने तपोबल से जल में निवास कर रहे, ऐसा कहते हैं कि 140 वर्षों से प्रभु जल में निवास कर रहे थे, उन्हें जल से बाहर लाए और पुरी में जगन्नाथ मंदिर की पुनः स्थापना हुई। पुरी में जब जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई, तो उस समय से लेकर आज तक मंदिर की सारी व्यवस्थाएं पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य की जो पीठ है, वहां उस पीठ के माध्यम से होती है। बहुत सारी पूजन परंपराएं हैं जो नित्य मठ से ही संचालित होती हैं। अब हम आते हैं कि कैसे पुरी से प्रभु काशीपुरी आए। इसकी एक बड़ी रोचक कथा है। उन दिनों उड़ीसा का जो ये क्षेत्र है वो कटक राज्य के अधीन हुआ करता था, और उस समय तत्काल में ये बात होगी करीब सन 1780 के आसपास। सन 1780 में कटक के जो राजा थे वो बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और उस वक्त जगन्नाथ मंदिर में जो प्रधान पुजारी थे स्वामी तेजोमय ब्रह्मचारी जी, वो पूरी निष्ठा के साथ प्रभु की सेवा करते थे। कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि स्वामी जी और कटक नरेश के बीच थोड़ा वैमनस्य हो गया। ये बात स्वामी जी को अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही थी। उसका नतीजा ये हुआ कि स्वामी जी ने पुरी में जल में स्नान करके पुरी छोड़ने का संकल्प लिया और काशी चले। जैसे ही ब्रह्मचारी जी के काशी चले जाने की खबर राजा को मिली, राजा व्याकुल हो गए। वो जानते थे कि स्वामी जी भूखे रह जाएंगे, यदि भोग नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं। वैमनस्यता को किनारे करते हुए, क्योंकि राजा ये भी जानते थे कि स्वामी जी ने संकल्प कर लिया है, तो उस संकल्प से वो डिगने वाले नहीं, उन्हें कोई शक्ति उस संकल्प से डिगा नहीं सकती। तो राजा ने ये रास्ता निकाला कि उन्होंने पुरी में जो जगन्नाथ जी को भोग लगता था, वो भोग काशी भिजवाने के लिए प्रबंध किया। बांस की बहंगी पर राजा के लोग प्रसाद वहां से लेकर यहाँ आते थे, और ये क्रम अगले कुछ वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। अब यही एक विचित्र सा घटनाक्रम होता है। सन 1782-83 के आसपास की ये बात है। अचानक इस क्षेत्र की तमाम नदियां उफान पर हो गई। इतनी जबरदस्त बाढ़ कि नदियों को पार करना बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसे में पुरी से प्रसाद आने का जो क्रम था काशी, वो बाधित हो। तेजोमय ब्रह्मचारी जी, जो उन दिनों उसी मठ की शाखा जो काशी में थी उसमें रहते थे। काशी का ये मठ भी आदि शंकराचार्य ने जब अपनी यात्रा के दौरान वे काशी पहुंचे थे, तो उस समय यह मठ स्थापित हुआ था, जो वर्तमान में पूर्वामनाय दक्षिणामूर्ति मठ के नाम से विख्यात है। इस मठ की उम्र भी उतनी ही है जितनी शंकराचार्य की काशी आगमन की उम्र है। इसी मठ में स्वामी तेजोमय ब्रह्मचारी जी रहते। जब पुरी से प्रसाद आने का क्रम बाधित हो गया, तो स्वामी जी भूखे रहने लगे और कई सप्ताह ऐसे बीत गए। एक रात्रि स्वामी जी को स्वप्न आता है। स्वप्न में प्रभु जगन्नाथ कहते हैं कि तुम मेरी यहीं पर स्थापना करो, काशी में भोग लगाओ और ग्रहण करो। ऐसे कब तक भूखे रहोगे?
स्वामी जी ने जब वो स्वप्न देखा तो वो स्वप्न देखने के बाद उन्होंने ये तय किया कि उन्हें किसी समर्थ व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उन्हें मंदिर की स्थापना करने में सहयोग कर सके। तो उसके बाद उन्होंने 2 सक्षम व्यक्तियों का चयन किया इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए। उन्होंने काशी के 2 भाइयों का चयन किया। ये जो 2 भाई हैं, इनमें पहले पंडित बेनीराम जी शाहपुरी और दूसरे पंडित विशंभर शाहपुरी। पंडित बेनीराम जी भोसला राज्य के मंत्री थे और पंडित विशंभर शाहपुरी जी कटक राज्य के मंत्री थे। उस समय ये दोनों भाई काशी आए थे अवकाश पर। स्वामी तेजोमय ब्रह्मचारी ने इन लोगों तक बात पहुंची। स्वप्न की बात सुनकर और स्वामी जी के मुख से ये बात चूंकि निकली थी तो अविश्वास का, संदेह का कोई प्रश्न भी नहीं था। और वास्तविकता भी ये थी कि स्वामी जी कुछ खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे। भोग नहीं आता तो जब तक भोग नहीं आता ऐसे ही रहते। तो इन सारी परिस्थितियों में इन दोनों भाइयों ने भोसला राज्य के राजा के पास ये बात पहुंची। राजा बैंको जी भोसला, उनके पास जब ये प्रस्ताव गया तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा बैंको जी भोसला ने न सिर्फ यह प्रस्ताव स्वीकार किया बल्कि उन्होंने इस मंदिर के प्रबंधन के लिए भविष्य की दृष्टि से बहुत अच्छी व्यवस्था भी की। उन्होंने प्रचुर मात्रा में धन दिया। भव्य मंदिर उस समय के अनुसार, और ये मंदिर बना वहीं जहां स्वामी जी रहते थे, उसी से थोड़ी दूर। ये मंदिर बनकर तैयार हो गया सन 1790 में। जिस दिन से मंदिर निर्माण का संकल्प किया गया था उसी दिन स्वामी जी ने अन्न जल ग्रहण करना आरंभ कर दिया, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से ठाकुर जी वहां बैठा दिए गए। और एक खास बात जो काशी में प्रभु जगन्नाथ के इस मंदिर के स्थापना काल से जुड़ी है वो बड़ी दुर्लभ है, बड़ी अलग है। इस काशी में भगवान का जो पहला स्वरूप प्रतिष्ठित हुआ था वो पूरे हाथों वाला था। प्रभु के हाथ पूर्ण थे। ये क्यों हुआ था, किस आधार पर किया गया था, ये बताने वाला आज कोई नहीं। ये ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ये प्रश्न उठा रहा हूँ। 236 वर्ष हो चुके हैं मंदिर को बने, और इन 236 वर्षों में 36 से ज्यादा लोगों ने तो ये सवाल उठाया ही। खैर, लेकिन ऐसा था। ये मंदिर के दस्तावेज में दर्ज है, मंदिर के इतिहास में दर्ज है। और जब पहली बार प्रभु का विग्रह बदला गया, प्रभु के यहाँ भी विग्रह बदलने के लिए जो है एक समय निर्धारित है, और वो वही समय है जब आषाढ़ के महीने में अधिक मास लगता है। पुरी में ये हर बार जब ये करीब 12 वर्ष के बाद ये चक्र पूरा होता है, 12 से 13 वर्ष के बाद, तो विग्रह बदला जाता है। मगर काशी में ऐसा नहीं था। काशी में 236 वर्षों में कुल 3 बार विग्रह बदले गए। तीसरी और आखिरी बार जो विग्रह का परिवर्तन हुआ वो वर्ष 2015 में हुआ। ये मंदिर काशी में भगवान के स्वप्न के बाद 1790 में मंदिर बनता है, और 1802 में यानी 19वीं सदी का पहला जो दशक है उसका शुरुआती वर्ष 1802 में रथ यात्रा मेला की नींव बनारस में रखी जाती, और प्रभु की यात्रा के लिए विशेष रथ का निर्माण होता। ये रथ शीशम की लकड़ी से बनाया गया, और सबसे बड़ी खासियत थी इस रथ की कि ये चलायमान श्री यंत्र था, अष्टकोणीय श्री यंत्र। जिस प्रकार श्री यंत्र की बनावट होती उसी सिद्धांत पर इस रथ को आकार दिया गया। ये रथ भी 2 मंजिलों का है, और इसमें 14 पहिए लगे हुए, और हर पहिए में 12-12 तीलियां हैं। ये सब कुछ वैदिक विधान के अनुसार। मैं रथ के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। रथ की और भी बहुत सारी खूबियां हैं। तो ये जो चलायमान श्री यंत्र है ना, ये 21 फीट चौड़ा है और 18 फीट ऊंचा है। आप इसकी मजबूती का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस रथ को 1802 में बनाया गया, और इसकी पहली बार मरम्मत की जरूरत महसूस कब हुई? 163 साल बाद। 163 साल बाद इस रथ को पहली बार मरम्मत की जरूरत महसूस की। क्या कारीगरी रही है, कितनी खूबी से बनाया गया। उस वक्त, ये बात करीब 1965 के आसपास, शाहपुरी परिवार के जो तत्कालीन प्रतिनिधि थे राव प्रहलाद शाहपुरी जी, उन्होंने हजारों रुपए खर्च करके इस रथ को एक नया कलेवर दिया। इसकी मूल संरचना से कोई समझौता नहीं किया गया, वो यथावत रखी गई। हाँ, सुविधा की दृष्टि से एक बड़ा रोचक परिवर्तन हुआ। दरअसल, और ये जो प्रभु का रथ है जो अष्टकोणीय है, श्री यंत्र के सिद्धांत पर बना है, इस रथ को खींचना भी एक कला थी। पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐसे मेला के नेमी थे जो रथ खींचने के समय विशेष रूप से उपस्थित रहा करते।
ये काम करने वाले यदुवंशी समाज के ज्यादातर लोग जो भगवान का रथ खींचने का काम करते थे। लगे हाथ में आपको ये भी बताता चलूं कि यही यदुवंशी समाज है जो नाटी इमली के भरत मिलाप में भगवान श्री राम का विमान उठाता है। यही यदुवंशी समाज के लोग सावन के पहले सोमवार पर बाबा का सामूहिक जलाभिषेक करते हैं, काशी विश्वनाथ जी का। यह परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उस रथ को खींचा करते थे। लेकिन जैसे जिस कालखंड में इस पूरे आयोजन की गरिमा कम होती गई, इसका समृद्ध इतिहास मलिन पड़ता गया, वैसे वैसे इस परंपरा पर भी असर पड़ा। उस रथ को सीधा खींच पाना मुश्किल हो रहा था। इस मुश्किल का एक आसान सा लेकिन वैज्ञानिक समाधान बिना रथ की किसी मूल बनावट से छेड़छाड़ किए हुए दीपक शाहपुरी जी ने निकाला। वर्ष 2003 में उन्होंने उस रथ के जो मूल दो पहिए आगे के हैं, जिससे उस रथ की पूरी दिशा नियंत्रित होती है, उसके लिए एक स्टीयरिंग की व्यवस्था की। और ये स्टीयरिंग रथ के पिछले हिस्से में है, आगे के पहिए के लिए, और उसको एक अंदाजे पर सीधा रखा जाता है। उसका एक तरीका बना हुआ है, उससे सीधा रखा जाता है और वो रथ जब खींचा जाता है तो सीधा ही जाता है। लगे हाथ इस रथ की कुछ और खूबियों पर भी चर्चा कर लेता हूँ। आप जिन जिन देवी देवता का नित्य नियमित पूजन अर्चन करते हैं, वे सभी किसी न किसी रूप में रथ पर अलग अलग स्थानों पर विराजमान। कोई रथ के खंभों पर विराजमान है, कोई रथ की पहली मंजिल पर है, कोई दूसरी मंजिल पर है, कोई गर्भगृह के द्वार पर है, तो कोई शिखर पर है। शिखर पर हनुमान जी हैं रजत ध्वजा के साथ, और सभी देवी देवता उस रथ पर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्वरूपों में विद्यमान। कहा यह जाता है कि इस मेले के दौरान 3 दिनों में रथ का दर्शन अर्थात समस्त देवी देवताओं के दर्शन के बराबर इसका पुण्य फल यही प्राप्त हुआ। ये कि जब रथ यात्रा मेला आरंभ हुआ तो बनारस के एक बड़े वर्ग ने इस मेले का बायकॉट किया। इसे पारिवारिक मेला कह के इसका माहौल भी उड़ाया गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस मेले के लिए जो क्षेत्र चुना गया था वो तत्कालीन बनारस में 1802 में रथ यात्रा का जो हिस्सा है वो बनारस का बहरी अलंग था। उस बहरी अलंग में बनारस के चुनिंदा रईस शाम ढले अपनी बग्घियों पर सवार होकर जाते। तब रथ यात्रा क्षेत्र में शाम का सन्नाटा बग्घियों में जुते घोड़ों की टप 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 टाप से टूटता था। उन्हें ये लगा कि जैसे वो तफरी करने उस क्षेत्र में जाते हैं, वैसे ही शाहपुरी परिवार के लोग तफरी करने पूजा पाठ के नाम पर। लेकिन पहला 1 दशक बीतते बीतते काशी की जनता रथ यात्रा मेले को न सिर्फ स्वीकार करने लगी, बल्कि इसकी रौनक हर साल बढ़ती जाती। पहला दशक बीतते बीतते रथ यात्रा का मेला काशी वासियों का प्रिय मेला बना, और पहले 2.5 दशक की यात्रा करते करते यह मेला बनारस का लखा मेला बन गया। उस दौरान मेले का दृश्य ही अलग होता। आज रथ यात्रा क्षेत्र में जिन जगहों पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिख रही हैं, वहां बगीचे लहलाया करते थे, फलदार बगीचे। और इन बागीचों में जो मेला देखने लोग आते थे वो अहरा सुलगाते, यानी गोहरी की आंच पर बाटी और दाल पकाते। कहते हैं कि जिस वक्त सैकड़ों की लोग संख्या में अहरे जलकर तैयार होते थे, उनका जो धुआं उठता था दूर से देखने पर लगता था कि कहीं से एक साथ किसी बस्ती में बहुत सारे लोग अहरा पर खाना पका रहे। इन अहरों में जो बाटी तैयार होती उसे सूती गमछे में रखकर 2 लोग पकड़कर खींच खींच कर उसकी राख छाड़ते। हवा के साथ जब ये राख उड़ती और दूर तक पहुंचती तो इसकी सूंधी खुशबू और लोगों को खींच लेती। जिस रथ यात्रा क्षेत्र में सूर्यास्त के बाद कोई जाना पसंद नहीं करता था, हिम्मत नहीं करता था, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही जाया जा सकता था जैसे कि रईस जाते थे। आम आदमी के लिए ये कल्पना के बाहर की बात थी कि शाम ढलने के बाद वो उधर चला जाए। कुछ भी हो सकता था, चोरी डकैती भूत प्रेत कुछ भी हो सकता था। लेकिन उन 3 दिनों और 3 रातों में आम आदमी का ये डर काफुर हो जाता। किसी को कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं होता। सब पूरे मौज से पूजा पाठ करते, सैर सपाटा करते, एक दूसरे का कुशल क्षेम जानते और फिर अपने अपने घर लौट जाते। धीरे धीरे ये मेला आम लोगों की जरूरतों का मेला बन गया। रसोई घर में इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम उपकरण इस मेले में सस्ती दर पर मिला करते थे, और उनकी खरीदारी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से भी महिलाओं का जत्था आता था। इसी बीच एक और खास चीज इस मेले से जुड़ी, और वो थी गरम गरम ताजी ताजी नान खटाई। कुछ वर्षों बाद तो ये
जैसे इस मेले का ब्रांड बन गया नानखटाई, यानी रथ यात्रा मेला। मेले में आने वाले हर व्यक्ति की जिसकी जितनी सामर्थ्य होती थी वो नानखटाई जरूर खरीद, और तब भी और आज भी नानखटाई के 20 किस्में इस मेले में शामिल है। तमाम उतार चढ़ाव से गुजरते हुए, हाँ, एक और बहुत रोचक बात जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा वो ये कि स्वतंत्रता जब भारत को मिल गई 47 में, तो उसके बाद अगले जो 25 वर्ष थे वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस रथ यात्रा मेला का जो उत्कर्ष था वो ढलान पर आना शुरू हो गया। उन्हीं 20 से 25 वर्ष के बीच में एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी बेहतरीन परंपरा जो थी वो लुप्त हो गई इस मेले से। वो परंपरा थी बिरहा और कजरी के दंगल की। और खास बात यह है कि मेला बनारस में लगता था और कजरी और बिरहा का जो दंगल होता था उसके अलग अलग अखाड़ों के लोग आते थे। तो जो कजरी का दंगल होता था वो उस जगह होता था जहां वर्तमान में मामूरगंज मार्ग पर निराला निवेश नाम का आवासीय परिसर है। वो काफी बड़ा बागीचा हुआ करता था। उसी बागीचे में कजरी का दंगल होता था और इस दंगल के जो मुख्य जो संचालक हुआ करते थे वो हुआ करते थे अहरौरा के, यानी मिर्जापुर जिले का जो अहरौरा गांव है उस गांव में जो सहुआइन का अखाड़ा था, उस अखाड़ा के सरताज पंडित रामदेव मिश्र, वो उसकी अगुवाई, उसका नियंत्रण, उसका संचालन करते। जो कलाकार जीतते थे दंगल में उनको अच्छी खासी रकम उस समय के हिसाब से कोई 300, कोई 200, कोई 250 रुपए जीत के जाता था। अखाड़े की तरफ से शर्त ये होती थी कि जो भी विजेता जीतेगा, जितनी राशि 100 रुपए, 50 रुपए, 250 रुपए, जितनी भी राशि जीतेगा उसको आधी राशि अखाड़े को देनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये तो गजब दादागिरी, जीत कोई रहा था, ले कोई रहा था, और ये बात इतनी शान से बताई भी जा रही है। इसके पीछे भी तर्क था। जितनी राशि कलाकारों से प्राप्त होती थी, अगर अखाड़े को 1500 रुपए मिल गए 3 दिन के मेले में, कलाकारों की जीत की राशि से आधी में 1500 रुपए अखाड़ा अपनी तरफ से उसमें मिलाता था और वो राशि काशी के किसी अन्य क्षेत्र को दान करके यहाँ से सब लोग चले जाते थे। ये दुर्लभ बात, विश्वनाथ की नगरी में जगन्नाथ के मेले का ये एक बहुत बड़ा संदेश था। इस संदेश को भुला दिया। और इसके बाद जब एक तरफ रथ यात्रा मेले का वैभव ढलान पर दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ मंदिर की व्यवस्थाएं, मंदिर का पूजा प्रबंधन, सब कुछ जैसे बस भगवान के भरोसे चल रहा। 52 बीघा का वो परिसर था जिसमें भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर था, उनके पीछे नरसिंह भगवान का दिव्य मंदिर है। स्थिति यह हो गई कि इस मंदिर को निश्चित रूप से हमें, देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उस वक्त चर्चा में रह गई थी, जब अभी संचालन की बात आई तो मंदिर के, मुझे याद आ गया कि जब मंदिर का निर्माण भोसला के राजा की तरफ से हो गया तो उन्होंने मंदिर का प्रबंधन, पूजा पाठ, इससे जुड़े लोगों का जीविकोपार्जन सब कुछ होता है, उसके लिए एक बड़ी जागीर अपनी मंदिर को दान कर दी। छत्तीसगढ़ इलाके का तख्तपुर महाल का जो इलाका था वो मंदिर को दे दिया गया और बाकायदा लिखा पढ़ी में दिया गया। मंदिर के निर्माण के कुछ दिनों बाद ही ये लिखा पढ़ी हो गई और उस लिखा पढ़ी के आधार पर पंडित बेनीराम शाहपुरी जी और पंडित विशंबर शाहपुरी जी को मंदिर की देखरेख का सारा दायित्व दिया गया था। वो सारे निर्णय करने के लिए स्वतंत्र थे और उस जागीर से इस मंदिर का प्रबंधन, पूजा पाठ, राग भोग सेवा नियमित चलती और अगले 50 वर्षों से भी अधिक समय तक यह सिलसिला चला। इस सिलसिले को झटका तब लगा जब 1857 की पहली क्रांति असफल हो गई। देश भर में न जाने कितने वीरों ने, वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। काशी की बेटी महारानी लक्ष्मीबाई भी उनमें से एक। ऐसे अनेक लोग थे जिन्होंने भारत माता के लिए स्वयं को कुर्बान कर। उस क्रांति के विफल होने का दुष्प्रभाव जो मंदिर पर पड़ा वो ये कि अंग्रेजों ने राजा बैंको जी का सारा राजपाट छीन लिया, यहाँ तक कि महारानी के गहने तक उतरवा लिए। इस बात से राजमाता इतनी खिन्न हुई कि उन्होंने पूरे राजमहल में आग लगा दी। स्वयं तो उसमें जलकर मर ही गए, सारा जो रिकॉर्ड था, कागज पत्तर, सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद। और उसके बाद लाख प्रयास के बाद भी मंदिर के से जुड़े लोग वहां से जुड़ी दस्तावेज, प्रमाण जुटा नहीं सके जिसके आधार पर यह क्लेम कर सकते कि यह जागीर मंदिर की। तो पहला झटका था ये जगन्नाथ मंदिर के लिए।
और स्वतंत्रता के 2.5 दशक बाद जो गिरावट शुरू हुई उसके बहुत सारे निहितार्थ निकले। मंदिर सामाजिक सरोकारों से कटता गया और इसका 52 बीघे का परिसर कब्जेदारों में बंटता गया। मंदिर का संचालन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में राव प्रहलाद शाहपुरी ने एक परिवार ट्रस्ट बना दी। इस परिवार ट्रस्ट के माध्यम से जगन्नाथ मंदिर की देखरेख और रथ यात्रा मेले का आयोजन कुछ वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा, मगर कुछ पारिवारिक दिक्कतों के कारण जो 3 हिस्सेदार थे उनमें से 2 लोग अन्य अन्य कारणों से इस चीज में शामिल नहीं हो पा रहे थे। ले देकर शाहपुरी परिवार के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। स्थिति ये हो गई थी कि जिन लोगों को बतौर मैनेजर काम करने के लिए, ट्रस्ट की जमीन की देखरेख करने के लिए, मंदिर की पूजा व्यवस्था संचालित करने के लिए रखा गया था, वही लोग हेराफेरी करने लगे। ट्रस्ट की मंदिर की जो जमीन थी उसको कागजात में हेरफेर करके उस पर अनाप शनाप लोगों को काबिज कराने लगे। वर्ष 1975 के आसपास जब ये बात उजागर हुई तो तत्कालीन जो ट्रस्टी थे दीपक शाहपुरी जी, वो अभी भी हैं, स्वस्थ हैं, तो दीपक शाहपुरी जी ने उन कर्मचारियों के विरुद्ध कदम उठाया, लेकिन ट्रस्ट के स्तर पर की गई कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं। अंततः उन्हें हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वे कर्मचारी हटाए, लेकिन जो बीज वो बो गए थे वो फल फूल रहा था। पूरे मंदिर में, मंदिर का प्रवेश द्वार तो ऐसा हो गया कि आपको देख के अंदाजा ही नहीं लगेगा वर्तमान में कि वो जगन्नाथ मंदिर का प्रवेश द्वार है। वहां दुकानें लगी हुई, प्रथम दृष्टया वो दुकान ही दिखता है। तो ऐसी तमाम स्थितियों में मंदिर की स्थिति बिगड़ती, मेले का रुतबा कम होता। इन दोनों चीजों को संभालने के लिए ट्रस्टियों ने राजनीतिक हस्तियों को भी जोड़ने का प्रयास किया। इस उम्मीद से उन लोगों को जोड़ा कि हो सकता है उनके आने से मंदिर की स्थिति सुधर जाए, कायाकल्प हो जाए, व्यवस्था बदल जाए और मजबूत हो जाए। ये सब करने के लिए उस परिवार ट्रस्ट को पब्लिक ट्रस्ट बनाया गया और ये कदम उठाया गया वर्ष 1988-89। उसके बाद कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को अगुवाई दी गई। कुछ वर्षों तक इंतजार किया गया, प्रयास किया गया, लेकिन कुछ होता दिखा नहीं। देश काल और परिस्थितियों के साथ सत्ता का परिवर्तन होता रहा। फिर कुछ नए लोग सत्ता में आए, नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ। तब एक चर्चित चेहरा रहे अमर सिंह को भी इस ट्रस्ट से जोड़ा गया। भाजपा के बहुत समर्पित नेता रहे सुनील ओझा जी को इससे जोड़ा गया। सुनील ओझा जी के प्रयास से, उनकी पहल पर संस्कृति मंत्रालय ने कुछ सुंदरीकरण का कार्य कराया, कुछ छोटे मोटे और काम हुए, लेकिन मूल उद्देश्य अपनी जगह कायम रहे। यहीं पर एक और टर्निंग पॉइंट आता है। वर्तमान अध्यक्ष क्या थे, वो क्या हो गए हैं, इस विषय में चर्चा करने का कोई उद्देश्य नहीं। हाँ, उनके अध्यक्ष बनने के बाद जो कुछ परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन की ओर जरूर हम चलेंगे। मैंने शुरू में कहा था कि ये महापरिवर्तन का कालखंड है, तो ये ऐसे ही नहीं कहा था। एक तरफ जहां जगन्नाथ मंदिर को भव्यतम स्वरूप देने की तैयारी हो गई है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का ये मंदिर दिखेगा बनने के बाद, क्या क्या इसकी विशेषता होगी, कितना इसका शिखर होगा, मैं ये भी बताऊंगा। मगर पहले मैं जो बात बताना चाहता हूँ, आप सोचिए, अगर मंदिर की स्थापना के समय से ही हम देखें तो 1790 से लेकर वर्ष 2026 तक कुल 236 वर्ष हुए। इन 236 वर्षों में जहां मंदिर है उसी के बगल में पुरी से जो संबंधित मठ है दक्षिणामूर्ति मठ, लेकिन इस पूरे कालखंड में कभी मठ के और मंदिर के बीच किसी भी राग भोग सेवा के संबंध में कोई भी परस्पर हुआ ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ पुरी के मंदिर का पूरा प्रबंधन ही मठ देखता है, राग भोग सेवा सब कुछ। अब इतना लंबा कालखंड बीत जाने के बाद एक तरफ जहां मंदिर को नया स्वरूप, नया तेवर, नया कलेवर देने की बात हो रही, शुरुआत हो चुकी है। कांची के शंकराचार्य पिछले 1 मई को शिलान्यास कर चुके हैं। कुछ कारणों से यह कार्य अभी पूरी तरह शुरू नहीं हो सका। ठीक इसी समय में दक्षिणामूर्ति मठ के जो स्थानीय प्रभारी हैं, दंडी सन्यासी स्वामी वन वैभवारण्य सरस्वती जी महाराज, वो एक पत्र लिखते हैं ट्रस्ट को और ये इच्छा जाहिर करते हैं कि जैसे रथ यात्रा मेले के समय पुरी में मठ की तरफ से भगवान को खाजा और रसगुल्ला का भोग लगाया जाता है, अलग अलग चरणों में अलग अलग समय पर यह व्यवस्था प्रभु के लिए मेले मठ की तरफ से किया जाता है। यह अनुरोध जब ट्रस्ट को मिला तो ट्रस्ट ने सहर्ष इसकी स्वीकृति दे दी। मंदिर की स्थापना के 236वें वर्ष में पहली बार ऐसा होगा कि जब भगवान 80 स्थित मंदिर से निकलेंगे तो उसके पहले काशी का दक्षिणामूर्ति मठ उन्हें खाजा और रसगुल्ला का भोग लगाए। प्रभु जब मेला क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, रथ पर विराजमान हो जाएंगे, तब मठ के सन्यासी पहली बार रथ पर विराजमान प्रभु का पूजन करेंगे। और यही नहीं, जब मेला क्षेत्र से
3 दिन और 3 रात दर्शन देकर प्रभु जगन्नाथ मंदिर लौटेंगे तो द्वार पर पहले वो मठ की ओर से खाजा और रसगुल्ला ग्रहण करेंगे, तब मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये मेले की परंपरा इस वर्ष से शुरू हो गई। लेकिन एक और बड़ी पूजा, एक और बड़ी परंपरा, महत्वपूर्ण परंपरा जो पुरी के मंदिर से काशी के मंदिर को जोड़ेगी, उसकी भी नींव पड़ गई है। अब वो परंपरा ऐसी है कि उसे आज या कल तत्काल शुरू नहीं किया जा सकता, और वो परंपरा है प्रभु जगन्नाथ के नित्य बाल भोग की। जगन्नाथपुरी में मठ की तरफ से बाल भोग में भगवान को मठ की गौशाला का जो दूध आता है गायों का, उससे तैयार दही भेजी जाती है, वही बाल भोग ग्रहण करते हैं। ये उनका नाश्ता होता है। काशी में ये परंपरा तत्काल इसलिए अमल में नहीं लाई जा सकती क्योंकि यहाँ की मठ की शाखा के पास अपनी गौशाला नहीं है। जब तक अपनी गौशाला नहीं होगी तब तक मठ ये परंपरा शुरू नहीं करेगा। ट्रस्ट की ओर से इस बात की भी सहमति दे दी गई है कि आप अपनी व्यवस्था करके सूचित करें, और जब आप सूचित करेंगे प्रभु को नित्य बाल भोग की परंपरा काशी में आरंभ हो जाए। तो एक लंबे कालखंड के बाद देखिए किस तरह से 2 बड़े बदलाव हो रहे हैं। मंदिर का रूप स्वरूप बदल रहा है, परिसर में बहुत सारी चीजें बन रही हैं, बदल रही हैं। अब तक 80 का ये जगन्नाथ मंदिर जो बिल्कुल कटा हुआ था समाज से, लोगों से, कुछ निश्चित संख्या में लोग परंपराओं का निर्वाह किसी तरह कर रहे थे, उस जगन्नाथ मंदिर का जागरण हम देख रहे हैं। जैसा कि हर एक मंदिर की अपनी एक विशेष परंपरा होती, कुछ मान्यताएं होती। काशी के जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारी मान्यताएं बिल्कुल उसी तरह पालन में लाई जाती हैं जैसे जगन्नाथपुरी जी के मंदिर में होती। महाप्रभु जगन्नाथ जी की ये लीला एक वैश्विक संदेश है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि पर 2 ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे सनातन शास्त्र को, हमारी सनातन संस्कृति की वैज्ञानिकता को प्रमाणित करती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जो पहली घटना होती है, भगवान जी भर कर स्नान करते हैं, और इस कार्य में उनके साथ भ्राता बलभद्र और देवी सुभद्रा भी होती है। ये एक लीला की विचित्रता कह सकते हैं, इसका आकर्षण कह सकते हैं, इसका रहस्य कह सकते हैं। सागर में अत्यधिक स्नान करने के बाद, यानी स्नान की अति करने के बाद, यहाँ अति जो शब्द है इस पे गौर रखिएगा, स्नान की अति करने के बाद जब तीनों सागर से बाहर निकलते हैं, भगवान जगन्नाथ जी काले रंग के गणेश हो जाते हैं, भ्राता बलभद्र श्वेत गणेश और देवी सुभद्रा पीत गणेश, वो पीले रंग की गणेश हो जाती है। इस स्वरूप में बाहर आने के बाद दूसरी अति होती है। भक्तगण जो भोग अर्पित करते हैं नियमित रूप से, उससे कहीं अधिक भोग तीनों को अर्पित किया गया, और तीनों ने स्नान के साथ साथ भोजन की भी अति कर दी। यहीं पर लीला का लोक पक्ष जुड़ता है। होता क्या है कि अत्यधिक स्नान और अत्यधिक भोजन, इन दोनों के अति के कारण ये तीनों बीमार पड़ जाते हैं। इनकी बीमारी भी एक लौकिक संदेश है। बीमार होने के बाद करते क्या है? ये प्रथा, ये परंपरा तब से चली आ रही है जब से हम भगवान जगन्नाथ को उनके अस्तित्व में पाते हैं। वो बीमार होते हैं और उसके बाद होता क्या है? उपचार होता है आयुर्वेद से। और कैसे होता है? एकांतवास में। ये एकांतवास होता कितने दिनों का है? 14 दिनों का। जब 2020 में पूरी दुनिया कोरोना से कराह रही थी, तब क्वारंटाइन होने का आदेश निकला, और उसकी समय सीमा कितनी थी? 14 दिन। ये प्रभु जगन्नाथ की लोक लीला का चमत्कार है, वैज्ञानिक पक्ष। और इन 14 दिनों में प्रभु काढ़े का सेवन करते हैं। उस काढ़े में जितने तरह के आप मसालों के नाम सोच सकते हैं, उनसे कहीं अधिक औषधीय गुण वाले मसाले उनके काढ़े में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हमारे आयुर्वेद के वृहद व्यापक प्रभाव का एक प्रमाण है। आज भी काशी में इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है और उसी पद्धति से काढ़ा बनता है जैसे परंपरा से बनता चला। तो एक पक्ष तो ये रहा। जो दूसरा पक्ष है जिसकी मैं बात कर रहा था, भगवान गणेश के स्वरूप में, इसकी एक पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा ये कहती है कि गणपति भट्ट नाम के एक विद्वान थे। वो भगवान श्री गणेश के अनन्य भक्त थे। वो जब द्वारकापुरी पहुंचे तो वो भगवान जगन्नाथ के मंदिर तो जा रहे थे, मगर उनके मन में ये चल रहा था कि यहाँ भी उनको
भगवान गणेश के ही दर्शन हो। प्रथमेश गणेश के प्रति यह समर्पण देखकर प्रभु उन पर द्रवित हो उठे, और जब गणपति भट्ट उनके दर्शन के लिए गर्भगृह के समक्ष पहुंचे तो उन्हें इन तीनों देवों ने गणपति के रूप में ही दर्शन दिया। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस स्वरूप के दर्शन पुरी के मंदिर में अब भी होते हैं। वहां इसे हाथी वेश श्रृंगार कहा जाता है। काशी में ये परंपरा निभाई जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को प्रातः 1 घंटे के लिए गणेश स्वरूप में इन तीनों विग्रहों के दर्शन होते हैं। तो महापरिवर्तन के इस कालखंड में ये 2 परिवर्तन बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाले। वर्तमान में मंदिर का जो स्वरूप है वो पूरी तरह बदलने वाला है। मंदिर का जो नया शिखर होगा, 2 शिखर का मंदिर होगा। जैसे अभी जो वर्तमान स्थिति, आगे का जो गर्भगृह है वो भगवान जगन्नाथ जी का है, जिसमें वो भ्राता बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ विराजमान है। वहीं उसके ठीक पीछे नृसिंह भगवान का भव्य मंदिर है और उनका शिखर उससे ऊंचा। नृसिंह भगवान के गर्भगृह पर बना शिखर सबसे ऊंचा है। जब यह मंदिर आगामी 3 वर्षों में बनकर तैयार होगा तो वह शिखर 151 फुट ऊंचा होगा और इतनी ही लंबाई होगी पूरे मंदिर की। और वहीं उसके आगे भगवान जगन्नाथ के गर्भगृह पर जो शिखर बनेगा वह 140 फीट ऊंचा होगा। वर्तमान में जहां पर देख के खोजना पड़ेगा कि कहाँ दरवाजा है मंदिर का, उस स्थान पर एक विशाल द्वार, एक ऐसा दरवाजा जो दूर से ही बताएगा कि हाँ, इस मंदिर का वैभव क्या है। इन सारे बदलावों के बीच जगन्नाथ मंदिर संस्कार, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ेगा। जब इतना बड़ा मंदिर बनेगा तो उसके संचालन के लिए, दैनिक पूजन अर्चन के लिए एक पुजारी से काम नहीं चलेगा। पुजारी भी ऐसे होने चाहिए जो मंदिर की परंपरा से अच्छी तरह परिचित हो। तो संस्कार के स्तर पर ट्रस्ट ने जो एक बड़ा फैसला ये किया है कि वो काशी के वेद पाठी बटकों का उनकी मेधा के आधार पर चयन कर उन्हें पुरी के मंदिर में भेजेगा। वहां वो पूजन पद्धति को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और उसका अभ्यास काशी लौटकर यहाँ जगन्नाथ मंदिर में करेंगे। समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर इन्हीं बटकों में से पुजारियों का चयन किया जाए, क्योंकि भगवान की पूजा अर्चना के लिए कुछ खास ऐसी व्यवस्था है, कुछ ऐसी खास परंपरा है जिसका पालन हर परिस्थिति में, हर काल में होता ही रहा है। अब जैसे प्रभु जगन्नाथ को जो भोग लगता है, चाहे वो रोज का भोग हो, दैनिक भोग हो, चाहे वो इस समय जो अज्ञातवास का समय है, उनका ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान करने के बाद बीमार पड़ जाते हैं और 14 दिन के एकांतवास पर चले जाते हैं। इस दौरान जो काढ़ा बनता है, ये सब कुछ मिट्टी के चूल्हे पे बनता है। लकड़ी की आंच पर इसको पकाया जाता है और इसे पकाने की एक खास पद्धति है, खास समय है। नए मंदिर में भगवान की सेवा के लिए मिट्टी का चूल्हा ही होगा, ईंधन लकड़ी का ही होगा, बनाने की पद्धति भी वही होगी और इसे अन्य ब्राह्मण सीखेंगे ताकि ये परंपरा एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहे, इसकी व्यवस्था हो जाए। वहीं दूसरी तरफ इस अत्याधुनिक मंदिर परिसर में एक ऐसा रसोई घर भी होगा जो बिल्कुल हाईटेक होगा, जिसमें प्रतिदिन 10,000 लोगों का भोजन पकाने की क्षमता होगी। एक गौशाला तो होगी ही, मगर सामाजिक सरोकारों से जुड़ने के लिए एक मंगल मंडप भी होगा। ये मंगल मंडप आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए होगा। वे इस मंडप से अपने परिवार के मांगलिक कार्य संपादित कर सकेंगे। इन सब के अलावा एक धर्मशाला का भी निर्माण इस परिसर में होना है। इस धर्मशाला की क्षमता 400 लोगों की हो। उनकी देखरेख, उनके रहने की व्यवस्था, उनके लिए आवास, उन लोगों के लिए ये व्यवस्था होगी जो मंदिर में सेवा करेंगे। तो इस वर्ष काशी के जगन्नाथ मंदिर काफी बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, बल्कि ये कहें कि इन बदलावों की शुरुआत हो गई। जल्द ही रथ यात्रा का मेला आएगा, हम सब चलेंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे, ननखटाई खरीदेंगे,